जब भी ईरान के परमाणु हथियार की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक बम। लेकिन आज हम जिस हथियार की बात करने वाले हैं वो शायद उससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और मजे की बात यह है कि ये सुर्खियों से बिल्कुल परे है। तो चलिए इस बात को जरा गहराई से समझते हैं, क्योंकि हमारे सोर्स मटेरियल का ये जो एक आइडिया है ना, ये दशकों पुराने इस पूरे संघर्ष को देखने का नजरिया ही बदल देता है। देखिए, दशकों से जब भी ईरान का नाम आता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत घूम फिर कर एक ही मुद्दे पर अटक जाती है, और वो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम। और डर हमेशा से यही रहा है कि अगर ईरान ने बम बना लिया तो उस पूरे क्षेत्र में हथियारों की एक होड़ सी मच जाएगी, और ये वही क्षेत्र है जो दुनिया का 1/3 तेल पैदा करता है। और इसी डर ने, इसी चिंता ने सीधी कार्रवाई का रूप ले लिया। हाल ही में जो हमले हुए उनका मकसद साफ था, ईरान के यूरेनियम बनाने और मिसाइल तैयार करने की जो क्षमता है उसे कमजोर करना। लेकिन कहानी में असली और दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। सोर्स मटेरियल ये बताता है कि ये जो इतने सफल सैन्य हमले हुए, उन्होंने अनजाने में एक बहुत बड़ी, एक कहीं ज्यादा बड़ी रणनीतिक समस्या को सामने ला दिया है। तो सबसे जरूरी बात ये है, और ये सच में एक गेम चेंजर है, इन हमलों से एक बहुत अहम बात सामने आई। ईरान के पास पहले से ही एक परमाणु हथियार मौजूद है। और ये स्लाइड उस मुख्य तर्क को बहुत शानदार ढंग से सामने रखती है कि असली हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक नक्शा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब पानी का एक हिस्सा, एक समुद्री रास्ता, आखिर एक बम की तरह कैसे काम कर सकता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है रणनीति का फर्क। एक परमाणु मिसाइल का मकसद होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन, लेकिन हॉर्मुज़ की नाकेबंदी का मकसद है व्यवधान, डिसरप्शन। और ये व्यवधान इतना मायने क्यों रखता है? इस नंबर की वजह से दुनिया का 20% कच्चा तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होता है। मतलब दुनिया की सबसे जरूरी ऊर्जा का 5वां हिस्सा खतरे में है। देखिए, ईरान को कोई बहुत बड़ा हमला करने की जरूरत ही नहीं है। उसका प्लान बहुत सीधा है। पहले टैंकरों को चेतावनी दो कि इस रास्ते से मत गुजरो, फिर अपना इरादा जताने के लिए कुछ जहाज़ों पर फायर करो। बस इतना काफ़ी है। इसके बाद बीमा और शिपिंग कंपनियां खुद ही दरे आसमान पर पहुंचा देंगी, और नतीजा, तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार और दुनिया भर में एक आर्थिक संकट। तो इस नई हकीकत का मतलब ये है कि अमेरिका को ईरान को लेकर अपनी पूरी की पूरी रणनीति को बदलना होगा। मतलब यूरेनियम जब्त कर लेना ये एक छोटा शॉर्ट टर्म समाधान हो सकता है, लेकिन इससे तेहरान का जो हॉर्मुज़ वाला रणनीतिक फायदा है वो खत्म नहीं होता। तो अमेरिका का जवाब अब संघर्ष को आसमान से समंदर में ला रहा है। लक्ष्य साफ है, हॉर्मुज़ की खाड़ी पर पूरा नियंत्रण। और इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मोर्चे को बदलना होगा। हवाई हमलों से नौसैनिक अभियान की तरफ बढ़ना होगा। दूसरा, खाड़ी की पुलिसिंग करनी होगी, मतलब माइन क्लियरिंग और जहाज़ों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना होगा। और तीसरा, अपना इरादा साफ करने के लिए वहां युद्धपोत तैनात करने होंगे। और ये जो टिप्पणी है जो राष्ट्रपति ट्रंप से जोड़ी जाती है, ये इस नई रणनीति का असली मकसद बिल्कुल साफ कर देती है कि इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते को एक तरह से घरेलू रास्ते की तरह माना जाए। लेकिन हॉर्मुज़ की खाड़ी पर कब्जा करना कोई आसान मिशन नहीं है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होंगे। सोर्स मटेरियल एक ऐसे भविष्य की तस्वीर दिखाता है जिसमें दशकों तक लगातार सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बनाए रखना होगा। मतलब इस क्षेत्र में हमेशा के लिए एक महंगी नौसेना की तैनाती, ईरान के छोटे हमलावर जहाज़ों, मिसाइलों और ड्रोनों के खिलाफ एक लंबा चलने वाला युद्ध, दुनिया में तेल की कीमतों के झटकों को लगातार संभालते रहने की जरूरत, नई पाइपलाइनें बनाना जिसमें अरबों डॉलर और कई साल लगेंगे, और साथ ही ऊर्जा के दूसरे विकल्पों के लिए भारत और चीन जैसे देशों के साथ लगातार गहन कूटनीतिक बातचीत। तो ये सिर्फ एक सैन्य बदलाव नहीं है, ये राष्ट्रीय शक्ति के हर पहलू पर, चाहे वो सेना हो, अर्थव्यवस्था हो या कूटनीति हो, एक बहुत बड़ा और लंबे समय तक चलने वाला निवेश है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि कोई भी देश भूगोल के खिलाफ युद्ध कैसे जीत सकता है। तो अंतिम निष्कर्ष ये है कि ये लड़ाई अब किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की नहीं है, बल्कि एक स्थायी भौगोलिक हकीकत का सामना करने की है।